तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को देखते हैं तो आपको इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टॉपिक है, वो सबसे पहला आता है। इस वाली वीडियो में हम आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप बात करें, टॉपिक का नाम है हमारा है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि एक तरीके से इंडिया ने किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पाई है, इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके करंट सिचुएशन के बारे में इस पूरी की पूरी वीडियो में आप जानोगे। मतलब एक तरीके से आप जानोगे कि इंडिया ने किस तरीके से अपना ग्रोथ को अचीव किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंट की, तो प्री इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिया जिस समय आज़ाद नहीं हुई थी उस समय इंडिया में जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। हालांकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम कर रही थी लेकिन वो उतनी डेवलप्ड नहीं थी। इसके अलावा ब्रिटिश ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई उससे इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडिया के जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो हथकरघा थे, जो हैंडीक्राफ्ट करते थे, उन सबको नुकसान हुआ। और इसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से स्टैग्नेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी या तो जीरो होती है या जीरो के आसपास, यानी कि 0.5%, 0.8% इसके पास बनी रहती है। तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय इंडिया प्री इंडिपेंडेंट से पहले इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेशन में थी, यानी कि एक तरीके से बुरी तरीके से फंसी हुई थी, ना कोई ग्रोथ थी, ना लोगों की आय बढ़ रही थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली अंग्रेज हमारे यहाँ पे लगभग 200 साल उन्होंने राज किया और उनका जो कोई पर्पस हमारे देश को ग्रोथ करना तो था नहीं। उन्होंने इंडस्ट्री जो अपनाई पॉलिसीज को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली ये क्या करते थे, इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, जैसे आप कह सकते हो जैसे कॉटन ले लिया, तो कॉटन को इंडिया से ले जाने के बाद वो रेडीमेड टेक्सटाइल इंडिया में सप्लाई करते थे। इसकी वजह से ये हुआ कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। उनके द्वारा ड्यूल टैक्सेशन पॉलिसी यूज किया गया, यानी कि जो विदेशों से खासतौर पे इंग्लैंड से सामान आता था उनको डिस्काउंटेड टैक्स से काफ़ी राहत मिलती थी, जबकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टैक्स काफ़ी हैवी था। इन सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो गई, या इंडिया के कह सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बुक का नाम है ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई है। उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जिससे इंडिया की जो वेल्थ है वो इंग्लैंड की तरफ चली गई, यानी कि उनका बेसिकली पर्पज ये रहता था कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इंडिया पर भेजा जाए, बेचा जाए। इससे इंडिया की बहुत सारी जो वेल्थ है वो इंग्लैंड चली जाती थी। इंडिया को वर्ल्ड वार I और वर्ल्ड वार II का एक्सपेंस भी इंडिया को सहना पड़ा, जबकि इंडिया डायरेक्टली इस पूरे के पूरे खेल में पार्टिसिपेट इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया पर उस समय ब्रिटिश रूल चलता था। तो इसको हम बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, यानी कि बेसिकली ड्रेन थ्योरी बताती है कि ब्रिटिशर द्वारा ऐसी पॉलिसी अपनाई गई जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो होने की जगह डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। यानी कि एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हो कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश रूल ने किया नहीं, बल्कि इंडिया की जो वेल्थ है वो सारी की सारी ब्रिटिश इंग्लैंड चली गई। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देने का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो थी वो पूरी तरीके से उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे कोई खास इंप्रूवमेंट किया नहीं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस तरीके का था जिससे कि किसानों को नुकसान हुआ। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के समय, यानी कि जिस समय ब्रिटिश रूल इंडिया में था प्री इंडिपेंडेंट, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति में फंसी हुई थी। यहाँ पे बात करें लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो उन्होंने जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया। रैयतवाड़ी बेसिकली टैक्सेशन का वो सिस्टम होता है जिसमें एक गांव को एक यूनिट मान लिया जाता है और गांव के लोग इकट्ठे करके टैक्स जमा कराते हैं, जबकि जो जमींदारी सिस्टम होता है उसमें इंडिविजुअल से जमींदार टैक्स वसूलता है। दोनों ही सिस्टम ने एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान किया, क्योंकि जमींदार एक ऐसा आप कह सकते हो नए लोग इकट्ठे हो गए जो कि प्रोडक्शन में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, लेकिन टैक्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास भी चला जाता था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई रेंट था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सप्लोटेशन हुआ फार्मर का, और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इस पूरे के पूरे सिस्टम से
कम हुआ। इसके अलावा बंगाल में फेमिनी भी आया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1943 में ग्रेट बंगाल फेमिनी आया, जिसमें कहते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए। मतलब किसी भी, और बेसिकली अगर आप बुक पढ़ोगे अमृत सेन की, तो वो बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो फेमिनी आती है इसकी वजह फूड प्रोडक्शन का कम नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का कम होना है। मतलब इंडिया के पास सोर्सेज रहे होंगे कि इंडिया के और क्षेत्रों से जो आउटपुट है, फूड प्रोडक्शन है, उनको बंगाल पहुंचाया जा सके, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई खास ध्यान दिया नहीं। बड़े लेवल पे पॉवर्टी थी। इस सब का नतीजा ये हुआ कि बंगाल में मास लेवल पे आप कह सकते हो एक तरीके से लोग मरे। मतलब आप, ये बहुत ही खराब और बहुत ही खतरनाक स्थिति रही होगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में तो भूख से मरता नहीं है, लेकिन आप समझिए ना कितने सारे लोग केवल इसलिए भूख से मर गए क्योंकि बंगाल में प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं था। और इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम इंडस्ट्री का हुआ, जैसे जूट हुआ। इसके अलावा बहुत ही छोटे लेवल पे स्केल हुआ। हालांकि ब्रिटिशर्स ने रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सबको स्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन इन सबका जो ऑब्जेक्टिव था वो ब्रिटिशर्स का अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाना था। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 1% के आसपास बनी रही, जो कि इंडिया की स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाती है। और इसके बाद इंडिया, क्योंकि 1947 में रिपब्लिक हुआ, मतलब एक तरीके इंडिपेंडेंट हुआ। उसके अलावा 1950 के बाद इंडिया ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया की ग्रोथ पर, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ 1947 ऑनवर्ड। तो 1947 के बाद इंडिया ने अपना इकोनॉमिक प्लानिंग यूज किया, और उसके बेसिकली हमने जो यूज किया वो है प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए, इंडिया टेक्निकली तो मिक्स इकोनॉमी रही है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो हम कैपिटलिज्म के शिकार रहे हैं। पूंजीवाद के शिकार होने की वजह से हमारी जो पॉलिसी रही वो रूस से इन्फ्लुएंस रही। अगर आप 1948 की या 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे तो आप पाओगे कि इंडिया का पूरा उद्देश्य ये रहा कि किसी भी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उतनी आजादी ना दी जाए कि वो फिर से सर पर सवार हो जाए। इसीलिए पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट सेक्टर माना गया। तो यहां पे दोस्तों यही सब बातें हम पढ़ने को देखने को मिलेंगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर शेप्ड बाय सीरीज ऑफ मेजर पॉलिसी शिफ्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया जो है वो मॉडर्न बने, कॉलोनी से सेल्फ रिलायंस बने, यानी कि खुद हम आत्मनिर्भर बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, अडॉप्शन ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। इंडिया अडॉप्टेड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थ्रू प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर दी प्लानिंग कमीशन, जो कि प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1950 में। देखिए, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं इस पेपर से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या, कब प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। द फर्स्ट प्लान जब आया 1951 से 56 में आया, और इसका फोकस जो रहा वो एग्रीकल्चर पे रहा, यानी कि किसी भी तरीके से इंडिया एग्रीकल्चर जो इरिगेशन है उसको डेवलप किया जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर हमारा फोकस था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि हम 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने इस पूरे के पूरे प्लान्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन देखा। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेसिकली आपको मैं बता देता हूं, आने वाले वक्त में आप सबके बारे में डिटेल वीडियो पढ़ने वाले हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया के द्वारा HYV शीट्स का प्रयोग किया गया, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया, उसके द्वारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत ही रेवोल्यूशनरी इंक्रीमेंट देखने को मिला, बहुत ही रेवोल्यूशन आउटपुट बढ़ा। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। हालांकि आप ये कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को मिला, और कुछ ही फूड तक ये सीमित रहा, यानी कि वीट और राइस में स्पेसिफिकली इसका फायदा मिला। लेकिन इसने इंडिया की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया का ने जब इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान हमें अमेरिका से एक फैसिलिटीज मिलती थी, जिसके तहत वो हमें अनाज देते थे, और इंडिया उस अनाज के लिए इंडियन रुपीज में पेमेंट करता था। तो जो अमेरिका है उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी सेना वापस बुलाओ पाकिस्तान से, नहीं तो हम आपकी फैसिलिटीज बंद कर देंगे। तो इंडिया ने मजबूरी में ही सही, लेकिन इस शांति को स्वीकार किया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट होना एग्रीकल्चर के सेक्टर में खास तौर पे फूड ग्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इंडिया ने वो अचीव भी किया। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट रहा। इंडिया ने जो फोकस किया वो हैवी इंडस्ट्री पे किया।
दोस्तों हैवी इंडस्ट्री का बेसिकली मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो फोकस रहा वो रहा स्टील पर, एनर्जी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। इसीलिए उस दौर में जो भिलाई है, इसके अलावा बकारो स्टील प्लांट, इस सब की स्थापना, अब मतलब इंडिया जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप देख रहे हैं आज, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट उसी दौर में हुआ था। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों ये हमारी पॉलिसी रही खासतौर पे 1991 से पहले की, यानी कि 1991 से पहले की जो पॉलिसी रही उसमें इंडिया का जो फोकस रहा वो रहा किसी भी तरीके से हम पब्लिक डोमिनेंट सेक्टर को ही डेवलप करें, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करें। लेकिन 1991 में इंडिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। इंडिया के पास में बहुत कम गोल्ड रिजर्व रह गया, इतना कम गोल्ड रिजर्व रह गया कि इंडिया केवल 2 वीक तक का ही इंपोर्ट कर पाता, इतना ही सामान इंडिया के पास पैसा रह गया। जैसा आपने कुछ दिन पहले श्रीलंका की कंडीशन देखी, सेम तरीके की कंडीशन का सामना इंडिया ने 1991 में किया। तो इंडिया ने मजबूरी में ही सही, क्योंकि इंडिया को WTO का मेंबर बनना था और IMF ने लोन देने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इसी शर्त पे लोन दिया कि इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म करे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो इस पॉलिसी को यूज़ किया और इसको हम लिबरलाइजेशन एरा भी बोलते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे को उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो गया, जिसकी वजह से PV नरसिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उनके रिजीम में आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या लिबरलाइजेशन एरा शुरू हुआ। और इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे आपके लिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी बैरियर लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर पर उनको हटा देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट को घाटा दे रही हैं उनको बेच देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप विदेशों में जाके आपका सामान बेचोगे, विदेशी आपके यहाँ सामान बेचेंगे। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड पे लगने वाले बैरियर्स हैं उनको धीरे धीरे करके ही कम किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया ने 2000 में जो देखा वो देखा सर्विस सेक्टर बूम। इसमें IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया का। इसके अलावा पोस्ट 2000 की बात करें तो इंडिया ने देखा हाई ग्रोथ फेज 2003 से लेकर 2010 तक। इसमें जो GDP ग्रोथ है वो 8% के आसपास बनी रही, जो कि काफ़ी ज़्यादा रही। इसके अलावा इंडिया का जो फोकस रहा इस पूरे के पूरे दौर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा। आप रोड देखिए, सड़कें देखिए, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 20 सालों में काम हुआ है, खासतौर पे हाँ पिछले 20 सालों में आप बोल सकते हो, उस दौर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कभी नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो ग्रोथ है वो बढ़ी है, बहुत सारी FDI आई है इंडिया में, बहुत सारे पैसा विदेशों से इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंट ट्रेंड की कि किस तरीके का करंट ट्रेंड चल रहा है, तो इंडिया ने एक तरीके से 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस देखा 2008 में। हालांकि इंडिया के मुकाबले वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं। बेसिकली जो अमेरिका से ये शुरू हुआ क्राइसिस, और क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वर्ल्ड है, एक दूसरे पे सभी देश डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से सभी कंट्रीज को इसने अपने अंदर ले लिया। यानी कि एक तरीके से सभी जगह स्लो डाउन आया। इंडिया ने अपने रिफॉर्म में GST लागू किया और इंसॉल्वेंट बैंक करप्सी कोड लागू किया। बेसिकली दोस्तों इसके अलावा भारत अभी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इकोनॉमी इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहा है। बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है, इस टेबल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं जो पूरा का पूरा समरी है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की जो ग्रोथ रही वो 1% के आसपास रही, स्टैग्नेशन इकोनॉमी रही, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सब्सटेंस एग्रीकल्चर था, यानी कि केवल लोग अपने लिए ही काम कर रहे हैं, और कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन रहा इंडिया में। बात करें 1950 के डेकेड में, तो जो ग्रोथ रेट है वो 3.50 है। हमारा फोकस एग्रीकल्चर था और बेसिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा। इसको नेहरूवियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। और 1960 के जो डेकेड है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो 3.10 रहा। इसके अंदर इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें क्राइसिस देखा। इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना से फाइट भी करनी पड़ी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में क्राइसिस देखा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्राइसिस देखा। और 1971 से 98 में जो ग्रोथ रेट रही वो काफ़ी कम रही, 3.20 ग्रोथ रेट, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, ग्रोथ काफ़ी कम हो गई। पॉवर्टी और मतलब एक तरीके से स्थिति बहुत खराब थी। अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो ये पूरे के पूरे दौर में इंडिया ने बहुत ही नुकसान पाया। हालांकि कुछ रिफॉर्म्स इंडिया ने 1980 से स्टार्ट कर दिए थे।
इसकी वजह से जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 5.60 रहा। बेसिकली इंडिया में कुछ फिजिकल रिफॉर्म्स, कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म्स 1980 से ही होना शुरू हो गए थे, लेकिन जो ग्रोथ आया, जो बड़ा रिफॉर्म आया वो आया 1990 में। और उसके बाद देखिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो केवल 2020-21 में ही नेगेटिव में गई, जो कि कोविड का पीरियड था, सब जगह लॉकडाउन था। तो इंडिया ने 2020 में ग्रोथ रेट को नेगेटिव देखा है, और उसके बाद इंडिया ने उसको रिकवर भी कर लिया, और बहुत ही फास्ट रिकवरी रही इंडिया की। 1990 की बात करें तो 1990 में आप देख सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। इसके अलावा 2000 के दशक में हाई ग्रोथ रेट रही, खासतौर पे ये ग्रोथ सर्विस सेक्टर से आई। इसके अलावा 2010 में थोड़ा बहुत इंडिया ने डाउनफॉल देखा है, आपने जैसे यहाँ देख सकते हो। हालांकि इस दौर में इंडिया ने जो फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवरी करने की कोशिश की, और धीरे धीरे करके स्लो डाउन रिकवर हुआ। 2000 और 2001 के बीच में आपको पता है कोविड की वजह से नुकसान हुआ, और 2021-22 में इंडिया ने शार्प रिकवरी प्रेजेंट की। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रोथ स्टोरी रही है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बारे में करंट में मूडीज ने भी इंडिया की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। तो दोस्तों मतलब अनुमानित है भी है। तो दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया एक ग्रोथ रेट की प्रोग्रेस पर है। हालांकि इंडिया के सामने अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। आगे भी हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी को कवर करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।